नमस्कार। हिंद उजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। मुंबई में हुई दशहरा रैली में जहां एक और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भीड़ को सरकारी भीड़ व उद्धव की सभा में आई हुई भीड़ को संस्कारों की भीड़ करार दिया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शब्बीर विद्रोही ने। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद सभी की नजरें उद्धव बनाम शिंदे सरकार की दशहरा रैली पर लगी हुई थी। लोग भी कयास लगा रहे थे कि किस गुट की सभा में सबसे ज्यादा भीड़ लगेगी। आखिरकार दशहरा आया और दोनों गुट की सभा भी हुई। हमेशा की तरह अपने परंपरा के अनुसार मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की दशहरा सभा हुई और मुंबई के बीकेसी मैदान पर शिंदे सरकार की, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ नजर आई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सभा में। पर इस सभा में आई हुई भीड़ को सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर करार दिया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शब्बीर विद्रोही ने। हिंद उजाला टीवी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति और विचार में अंतर होता है और सरकार और संस्कार में भी। उनका मानना है कि लाई हुई भीड़ सरकार और तालियों की हो सकती है, पर आई हुई भीड़ संस्कारों की होती है। इस अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों को दशहरा, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस व ईद ए मिलाद उन नबी की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। आपके उजाला न्यूज चैनल को के जितने दर्शक हैं और ये जहां तक जाए, हम सभी को दशहरा का शुभकामना देते हैं। और दशहरा का अर्थ होता है 10 हारा 9 जीता। 9 नवरात्रि की तपस्या है, 10 मुख के रावण का है। और इसमें भी 10 चीजें हैं। अब उसको गिनाने लगे तो अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है, कपट है, क्लेश है, ये सारी चीजें, ये 10 है। और दया, क्षमा, प्रेम, समझ रहे कि नहीं, उपकार, ये सारी चीजें 9 हैं। ये 9-10 पर भारी पड़ गए और जीत गए, इसीलिए इसका 10 हारा नाम रखा गया, यानी 10 मुख का रावण हारा और 9 दिन की तपस्या जीती। मैं तमाम भारतवासियों को रावण अर्थात बुराई की प्रतीक के आधार पर बुराइयों से दूर रहें, अच्छाई के साथ रहें, इसके लिए शुभकामना देते हैं। ये जो जानते हैं त्रिवेणी पर्व है, इस सप्ताह में पहला पर्व जो है दशहरा है और दूसरा दीक्षा भूमि है के मामले से अम्बेडकर जी का धर्म परिवर्तन दिवस का है और तीसरा हमारा ईद मिलादुन नबी है। एक में जो है कुरीतियों के प्रतीक रावण का दहन है, एक में ऐसा है कि हम उस धम्म पर चलेंगे जो धम्म ममता का संदेश देता हो, और एक ऐसा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। लोगों में प्रेम भाव, दया के सारी चीजों को पैदा करने के लिए, बुराई को मिटाने के लिए, अच्छाई को फैलाने के लिए। इस मौके पर मैं पूरे भारतवासियों को तीनों त्योहार का की बधाई देता हूँ, ईद मिलादुन नबी का मुबारकबाद देता हूँ। शिंदे सरकार आ गई है और वो अपने सरकार की ताकत दिखाकर शिवसेना रैली के माध्यम से उद्धव सरकार जो है, उद्धव शिवसेना पार्टी को पूरी कमजोर करने पे तुली हुई है। जी ऐसा है यादव जी कि रैली में आजकल थैली चल रही है। आपने देखा 1800 बसों का ऐलान हुआ है, जो एसटी के बस बुक किए गए हैं, जो प्राइवेट बुक किए गए हैं वो मिलाकर के 3,500 बसें हैं। समझ लीजिएगा, 3,500 बसों में 50 का भी औसत रख लीजिए तो 1.5 से पौने 2 लाख यही हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। सत्ता है, सरकार है, गुड़ वैसे भी फेंक दीजिए तो चूंटी और मक्खी उस पर ज्यादा आती हैं, तो सत्ता से जुड़े हुए 5% भीड़ तो वैसे ही बढ़ जाती है। देखिए, व्यक्ति और विचार में अंतर होता है, व्यक्ति और विचार में अंतर होता है, सरकार और संस्कार में अंतर होता है। ये याद रखिएगा, सरकार और संस्कार में अंतर होता है। अगर बाला साहब ठाकरे के विचार का संस्कार शिवसैनिकों में होगा तो वो सरकार के साथ नहीं, विचार के साथ जाएंगे, और विचार भी परिवार के साथ है। तो ये सारी चीजें हैं
क्योंकि उद्धव जी को अध्यक्ष बनाने वाले उद्धव जी अपने से नहीं बने थे, बाला साहब ने ही बना कर गए। तो ये आप सोच करके रहिए कि आप विचार कर रहे हैं, संस्कार देख रहे हैं, सरकार देख रहे हैं। पैसे के रेल फेल में तो आपका आज का जमाना तो इतना बिगड़ गया है कि पैसा वाला अगर पड़ोसी हो तो अपनी पत्नी भी कहीं इधर उधर की बातें सोचने लगती है और ताना मारने लगती है। तो सरकार में बैठे हुए लोग अधिकारियों पे दबाव डाले हैं कि 10-10 लड़के आदमी भेजिए। सरकार में बैठे हुए लोग मिनिस्टरों पे दबाव डाले हैं कि इतनी इतनी गाड़ी लेकर आइए। अब वहां पहुंचने के बाद देखिए, वोट जो है भीड़ से नहीं होता है, भीड़ में लाखों की भीड़ लाई जाती है। आई हुई भीड़ विचार से जुड़ता है और लाई हुई भीड़ केवल तालियों से जुड़ता है। इसलिए शिंदे जी को सोचना पड़ेगा कि ताली से आने वाले चुनाव का मुकाबला नहीं होगा, विचार से होगा। और विचार के लोग जो जाते हैं वो बगैर केवल नाम सुनकर जाते हैं, बुलाने पे जाते हैं, लाए नहीं जाते हैं। ये लाए हुए लोग ताली के हैं, विचार के नहीं है, सरकार के हैं, व्यवहार के नहीं। सत्य परेशान हो सकता है पर कभी हार नहीं सकता। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से बरी होकर जल्द ही जेल से बाहर आएंगे और पार्टी की कमान भी संभालेंगे, ऐसा कहना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं छत्तीसगढ़ के प्रभारी शब्बीर विद्रोही का। देखिए, ये तो कानूनी व्यवस्था है। हाईकोर्ट ने जहां बिल ग्रांट किया 1 लाख मुचलिका पर, वहीं उसने 13 तारीख तक स्टे लगा दिया, अपने ही फैसले पर रोक लगा दिया। इसलिए लगा दिया कि ईडी ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका दे दिया। और दूसरी बात, वैसे भी हमारे अनिल देशमुख साहब कल बाहर नहीं आ सकते थे। कारण यह है कि अभी हमारा ईडी में जमानत हुई है। आपको मालूम है सीआईडी वाला केस तो वैसे ही है। हाँ, तो इस तरीके से जो केस है, सारे केसों से बरी आदमी जब तक गिरफ्तार नहीं होता है तब तक सारे केस पेंडिंग रहते हैं। जब गिरफ्तार होता है तो सारे केसों से बेल लेने के बाद ही बाहर आते हैं। हमारा मानना है कि सत्य जो है परेशान होता है, हारता नहीं है। और हमारे नेता भी जैसे दिखाई देते हैं, हम तो फोटो में देखते हैं, उससे लगता है कि उन्होंने हिम्मत को भी नहीं हारा है और राम को भी नहीं बिसारा है। अपने देवी देवताओं से भी वो जुड़े हैं और अपने विचार से, अपने व्यवहार से और अपने प्यार से और अपने आधार से टिके हुए हैं। ये तो होता ही रहता है। आजादी और गुलामी में फर्क होता है। जेल पिंजरा होता है और आजादी जंगल होता है। तो जंगल का शेर जब पिंजरे में आता है तो तकलीफ तो होती है। हम लोगों की दुआएं हैं कि हमारा नेता जल्द हमारे बीच आए और पार्टी को मजबूत करने का काम करे। हाल ही में अपनी पार्टी से उपेक्षा का दंश सह रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यदि सक्रियता से निष्क्रिय हो जाते हैं तो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 100 से ज्यादा सीटों का नुकसान हो सकता है, ऐसा कहना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शब्बीर विद्रोही का। उनका कहना है कि केंद्र में विपक्ष ने कभी भी पीएम कैंडिडेट को तय करके कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है। 2024 की क्या स्थिति रहेगी आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से देखिए, मैं बड़ा साफ बोलता हूं, नितिन गडकरी के साथ इनका जो किया जा रहा व्यवहार है, अगर नितिन ने 2024 में सक्रियता से निष्क्रियता को भी साध लिया तो मेरा दावा है कि वैसे भी 60-70 सीटें भाजपा अपने आप कम हो रही हैं। भाजपा 230 से ऊपर की दिखाई नहीं दे रही है। महाराष्ट्र में घट जाएंगी 10-12, क्या नाम है, कर्नाटक में घट जाएंगी 10-12, हरियाणा में घट जाएंगी 2-3, समझ लीजिएगा, दिल्ली में घट जाएंगी 1-2, उत्तर प्रदेश में घट जाएंगे 7-8, समझ रहे कि नहीं। और सबसे ज्यादा अगर ये घटेंगी तो बिहार में 25 से 30 सीट घटेंगी। ये सब जोड़ लीजिए तो 70-75, कम से कम इस बार 10 सीट ये बंगाल में भी घटेंगी। तो ये 70-80 सीट तो इनको घटना ही है। आपको बता दूं, मैं कहीं पूरे दौरे पर जाता हूं, आसाम उसाम इधर उधर यूनियन का हो या पार्टी का भी, 1 महीने से नहीं गया हूं, तो वहां वोट देख करके लोग कहते हैं 5% वोट भारत के अंदर व्यक्तिगत नितिन गडकरी का है। व्यक्तिगत उनके काम का है, उनके व्यवहार का है।
आपको बताऊंगा यादव जी, तो आप अचरज में होंगे। वहां के लोग कहते हैं कि मान लीजिए हम दूसरे की सरकार बदलने के मूड में हैं, लेकिन ये इतना अच्छा काम रोड का कर रहा है, अगर दूसरे की सरकार आएगी तो दूसरा मंत्री बनेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो नितिन गडकरी की इस तरह के भाव हैं। और अगर ये निष्क्रिय हो जाता है तो मेरा दावा है कि 100 सीट भाजपा घट जाएगी। विपक्षी एकता में पीएम कौन रह सकता है आपके हिसाब से? देखिए, कभी भी विपक्ष अगर अलग अलग चुनाव लड़ा है या मिलके भी लड़ा है, तो हमारा जहां तक मालूम है कि 1977 के बाद पीएम का कैंडिडेट बनाकर विपक्ष कभी चुनाव नहीं लड़ा, यानी नहीं लड़ा। जब भी परिवर्तन आया तो कोई कैंडिडेट बनकर नहीं लड़ा। 1977 में मुरारजी भाई को पीएम कैंडिडेट नहीं माना गया था। फिर आपके क्या नाम है कि चौधरी चरण सिंह जी बने, माना नहीं गया था। वो एक छत्र जब पार्टियां रहती हैं तो अपना पीएम कैंडिडेट मान लेती हैं, वरना चुनाव के बाद जब संगठन बनता है तो जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो या सबसे ज्यादा जिसके सदस्य हो या जिनके बनाने से भारत का विकास हो सकता हो, ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हुए उनका समर्थन करते हुए पार्टियां जुट जाती हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद 2 बड़े उद्योग गुजरात ले जाने के मुद्दे को भी उन्होंने एक बड़ी साजिश बताया। ये तो होता है, कभी कभी सरकार जो होती है अदलती बदलती है तो एक दूसरे पर आरोप थोपती है। अब ये तो जिसके इशारे पे है, 2 गुजराती के इशारे पर ये सरकार है ईडी की, तो गुजरात में का तरक्की नहीं होगा तो क्या महाराष्ट्र की तरक्की होगी? और महाराष्ट्र के नेता जब उनके गोद के बेटा बनकर जिएंगे तो फिर ये देश प्रदेश का कहां से विकास कर सकेंगे? प्रदेश का विकास करने के लिए उन्हें महाराष्ट्र का बेटा बनना पड़ेगा, गुजराती के गोद में खेलना नहीं पड़ेगा, महाराष्ट्र की धरती से प्यार करना पड़ेगा। और ये तो आप देख ही रहे हैं कि गुजराती के गोद के बालक बने हुए और आज हमारे प्रदेश के पालक बने हुए, ये तो दोषारोपण नहीं करे तो और क्या करेंगे? परिवारवाद खत्म हो रहा है, कांग्रेस में अध्यक्ष दूसरे इससे बन रहे हैं, उसमें क्या? नहीं, देखिए, परिवारवाद का और संस्कारवाद का, समाजवाद का, सब तो वाद है। पूंजीवाद का, समझ लीजिए सामंतवाद का, आतंकवाद का, ये कोई चीज का खात्मा उत्मा नहीं हो रहा है। परिवार क्या है? विचार से जुड़ा हुआ एक परिवार है, लेकिन यहां वंश से जुड़े हुए परिवार का नारा दिया जा रहा है। हमारा यह मानना है कि विचार से जुड़ा हुआ परिवार में अगर कोई भी वंश का आदमी कंस नहीं है और केवल राष्ट्र को चाह रहा है और वो काम कर रहा है, तो वो परिवारवाद में थोड़े, वो विचारवाद में है। और कोई भी व्यक्ति विचार के साथ जुड़ा हुआ है और परिवार की शक्ति को थोप रहा है, वो परिवारवाद है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा में विचारवाद नहीं है, केवल मोदीवाद है। और मोदी का परिवार गुजरातवाद है। भले उसने पत्नी छोड़ा, उसके बच्चे नहीं है, मगर 2 गुजराती व्यापारी और 2 गुजराती राजनीति के मदारी भारत को लूट रहे हैं। इससे बड़ा परिवारवाद क्या हो सकता है?